इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। लोकसभा की 1 और राज्यों की विधानसभा की 5 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें यूपी की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट काफी अहम है। सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय सीट खाली हुई और इसी तरह आजम खान के अयोग्य घोषित होने पर विधानसभा की रामपुर सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। तो यह चुनाव बेहद अहम हो जाता है। राजस्थान, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी एक विधानसभा की सीट पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए इस समय एसएन सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे, सपा नेता, आपका भी स्वागत है। अंशु अवस्थी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव है। मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण यह सीट खाली हुई। 1 लोकसभा और 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। सबको इंतजार है जब 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद नतीजे आएंगे। 8 दिसंबर को क्योंकि मतगणना होनी है, उसका बेसब्री से इंतजार है जनता को भी और राजनीतिक दलों को भी। गुजरात और हिमाचल चुनाव के साथ मतगणना होगी। ओडिशा की पदमपुर, बिहार की कुर्नी सीट पर उपचुनाव, छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव होना है। भानु प्रतापपुर सीट पर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होना है। राजस्थान की सरदार शहर सीट पर चुनाव होना है। तो आजम खान को अयोग्य ठहराने वाली जो सीट खाली हुई, रामपुर सीट, उस पर अब चुनाव होना है। आजम परिवार की प्रतिष्ठा की सीट रामपुर मानी जाती रही है, हालांकि ये बहुत पहले से मानी जाती रही है। अब देखना होगा कि क्या होगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2019 में हेट स्पीच के चलते सदस्यता रद्द हुई आजम खान की। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है और इसीलिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। रामपुर और मैनपुरी, ये 2 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इन पर दबदबा काफ़ी समय से रहा है। रामपुर की जो सीट है, आजम खान का दबदबा उस पर काफ़ी समय से रहा है। तो लोकसभा की 1 और राज्यों के विधानसभा की 5 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें यूपी की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा की सीट काफ़ी अहम है। सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय सीट खाली हुई है और इसी तरह आजम खान के अयोग्य घोषित होने पर विधानसभा की रामपुर सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। राजस्थान, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो इन चुनावों से जो राज्यों की सत्ता है, कोई खास फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो चुनावों की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि चुनावी अहमियत है राजनीतिक दलों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। अब देखना यह होगा कि सपा मैनपुरी सीट पर किसको प्रत्याशी बनाती है। साथ ही सपा के लिए रामपुर की सीट को बरकरार रखने के लिए भी चुनौती होगी क्योंकि अब तक उसको बरकरार रखा था, लेकिन अब आगे रखना सपा के लिए चुनौती होगी। राजस्थान की राजनीति में पहले से काफ़ी उथल पुथल है। वहाँ पर देखने को मिलता है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी हमेशा बनी रहती है वो बरकरार है। और अभी कुछ दिन पहले अध्यक्ष का मामला, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला उठा था। अशोक गहलोत को उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद गहलोत गुट ने बगावत कर दी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं होंगे। उसके बाद से ये जो तनाव की स्थिति थी कांग्रेस में और ज़्यादा गहरा गई और इसीलिए अब कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में पहले से ही काफ़ी उथल पुथल है और वहाँ पर भी चुनाव होना है। सरदार शहर की सीट, बहुत इसके संकेत हैं। इसी तरह बिहार की अगर 1 सीट की बात करें तो खासी सियासत वहाँ पर भी है। ये उपचुनाव लोकसभा के लिए सेमीफाइनल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपना महत्व बहुत रखता है, अपने आप में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यूपी में इलेक्शन होना है, बिहार में इलेक्शन होना है और राजस्थान में भी होना है। तीनों ही जगह देख रहे हैं हम, सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। सेमीफाइनल इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, सभी पार्टियों के लिए हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे साथ इस समय नवीन दुबे, सपा नेता, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवीन जी, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तैयारी कितनी, आपका रिएक्शन? काजल जी,
जहां तक मैनपुरी लोकसभा सीट की हम बात करें तो मैं तो आमंत्रित करूंगा अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को कि वो स्वयं आकर वहां चुनाव लड़ लें और अपनी लोकप्रियता का अंदाजा लगा लें। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मैनपुरी सीट पर उनको हराने की क्षमता रखता है, क्योंकि वहां 100% जो वोटर हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के प्रति समर्पित हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित है। मैं तो आमंत्रित कर रहा हूं, मोदी जी का भी अपने एक टेस्ट हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी नीतियां कितनी प्रभावी रहेंगी इस देश के अंदर। इससे बढ़िया कोई मौका उनको मिल नहीं सकता टेस्ट करने का। मैं तो आमंत्रित कर रहा हूं उनको, और जितना चाहे वहां छल तंत्र कर लें, वहां छल तंत्र की विजय होने वाली नहीं है, क्योंकि उस जगह का नाम मैनपुरी है, जहां से सच्चाई की आवाज उठाई जाती है। और सच्चाई की आवाज बुलंद करने के लिए सच्चाई के नायक, जनता के नायक, गरीबों के नायक माननीय मुलायम सिंह यादव की वो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र रहा है और कर्मस्थली रही है उनकी। लिहाजा मैं तो आमंत्रित कर रहा हूं। दूसरी बात, अब आती है बात रामपुर की जी। रामपुर के चुनाव में लोकसभा में जिस तरीके की धांधलियां की गई थी, निश्चित तौर पर ये छलतंत्र वहां करेंगे, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। और जनता मन बना के जब बैठी हुई है इनके खिलाफ मतदान करने का, तो इनके खिलाफ जाएगा। हमें 96,000 वोटों से जब माननीय नेताजी चुनाव जीते थे 2019 का लोकसभा का, वहां से आज की तारीख में नेताजी के न रहने पर अनुमान लगा देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसको बलि का बकरा वहां बनाएगी। पहली बात। जी बिल्कुल नवीन जी, एक चीज बोलिए। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, गोला गोकर्णनाथ सीट पर कल काउंटिंग है, अभी चुनाव हुआ है। लोगों ने देखा वहां हीरानगर के अंदर जहां हमारी पार्टी के समर्थित मतदाता थे, पीठासीन अधिकारी ने वोट नहीं डालने दिया, 4 ईवीएम वहां खराब रही। उसके अलावा तमाम युवाओं को वोट डालने से वंचित किया गया। वोट लिस्ट होने के बावजूद, उनके पास पर्ची थी, बावजूद उनको एंटरटेन नहीं किया गया। तो ये सब छलतंत्र करने के बावजूद भी मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार का हार जीत का अंतर गोला गोकर्णनाथ सीट पर हमारा और भाजपा का 29,000 वोटों का था। अगर भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है और मोदी जी की और योगी जी की नीतियां बहुत प्रभावी हैं, तो छलतंत्र होने के बावजूद भी भाजपा को फिर वहां बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा हमारी जीत को स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां पे मैं यही बोलूंगा आज। नवीन जी, मैनपुरी को मेरा सवाल होगा आपसे, क्योंकि मैनपुरी को लेकर आपने अब ये भी कहा है कि वहां का जो 100% वोटर वो नेताजी के पक्ष में, लेकिन सवाल ये है कि नवीन जी परिस्थितियां बदली हैं, अब पहले और अब में परिस्थितियां बदली हुई हैं। जी नहीं काजल जी, देखिए परिस्थितियां बदली हैं, कुछ भी बदला हो, देश का बंटाधार हुआ है इन 8 सालों में। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से, और जनता इस बार इनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। मैं तो आमंत्रित कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी एक बार लड़ लें आगे चुनाव, क्या दिक्कत है। योगी जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं, और उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता वो आ जाए, मैनपुरी लड़ लें। उन्हें पता चल जाएगा मैनपुरी में, और पूरे देश का लिटमस टेस्ट हो जाएगा उनका, पता चल जाएगा उनको कि उनकी लोकप्रियता क्या है और मैनपुरी की जनता ने उनको क्या जवाब दिया है। मैनपुरी की जनता करारा जवाब देना जानती है, और बहुत करारा जवाब अब आपको 5 दिसंबर को देगी। रामपुर को लेकर भी मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि आजम खान की छवि को लेकर, सबसे बड़ी बात आजम खान की छवि को लेकर। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए, आप बोलिए। नवीन जी बोलिए। नवीन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? साबित तो कर लिया लोकसभा चुनाव, उपचुनावों में, लेकिन अब आप विधानसभा चुनावों में देख लीजिएगा, चाहे कोई भी चला है सामने। और मैं तो कहता हूं हमारी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पराजित करेगा, अगर ईमानदारी से, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनाव हो। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आपने देखा गोला गोकर्णनाथ सीट पे, लेकिन इसके बावजूद विनय तिवारी जी वहां से जीतेंगे हमारे। ठीक है, हमारे साथ इस समय अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ इस समय एसएन सिंह भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। एसएन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, उपचुनाव की तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां जोर शोर से जुड़ी हुई हैं, पहले रिएक्शन आपका। एसएन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? एसएन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंशु अवस्थी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अंशु अवस्थी जी, विधानसभा जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं इस समय, अगर हम रामपुर की बात कर लें या फिर मैनपुरी की बात कर लें, या फिर अगर हम राजस्थान पहुंच जाएं, वहां पर जो हलचल इस समय देखने को मिल रही है उपचुनाव को लेकर, आपका रिएक्शन? देखिए, चुनाव
एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है और उसी तरीके से चुनाव भी होता है। निश्चित तौर से चुनाव से कहीं न कहीं जनता की मंशा और जनता के बीच में राजनीतिक दलों के लिए समय समय पर बदलाव की संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन इस सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में ये बात सभी समझ रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अब कैसे कर रही है? जब भी कहीं पर उपचुनाव होगा, पूरी मशीनरी सत्ता के लिए काम शुरू कर देती है। जबकि चुनाव आयोग अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वतंत्र है, उस पर सरकार का दबाव और दखल नहीं हो सकता। लेकिन इस सरकार में सरकार का दखल चुनाव आयोग पर भी है, न्यायपालिका पर भी है, यानी जितनी ऑटोनॉमस बॉडी जो अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं उन पर सब पर है। उसका मैं उदाहरण गिना देता हूं। चुनाव आयोग ने ही इस बात को तय किया था कि जब यदि 6 महीने के अंदर राज्यों के चुनाव है तो एक निर्धारित समय पर डिक्लेरेशन होगा और निर्धारित समय पर ही उसके रिजल्ट आएंगे। आप याद करिए, हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, उस समय गुजरात की घोषणा नहीं की गई, गुजरात की घोषणा अब की गई क्योंकि शहंशाह को बहुत सारा वहां पर झूठा प्रचार करना था। शहंशाह को वहां पर कुछ रैलियां करनी थी। अरे रैली साहब तो बाद में भी कर सकते हैं। आप तो 2012 इतने 12 साल शायद मुख्यमंत्री रहे, अभी आप प्रधानमंत्री हैं, अभी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, अभी आपको समय नहीं मिल पा रहा है क्या? तो उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, चुनाव आयोग पूरी तरीके से पाबंद है, कैद है और इसी तरीके से लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। भाजपा को अंशु जी, लगता है हर कि वो बार आप सत्ता से चुनाव नहीं आयोग पर जाएंगे। सवाल उठाते हैं। अंशु जी, हर बार आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, ईडी पर भी सवाल उठाते हैं। उम्मीदें बताइए, सरदार शहर से उम्मीदें कितनी हैं? उम्मीदें बदलाव होने जा रहा है। अब चलने वाला नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। अभी बी टीम लगाई है उन्होंने, बी टीम आम आदमी पार्टी। आज तो आप देख ही रहे हैं, इंद्रनील राजगुरु जी जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़े थे, विजय रूपानी के सामने राजकोट में, उन्होंने तो सीधे कहा कि जो आम आदमी पार्टी की लिस्ट है वो कमलम से आती है, मानी भाजपा दफ्तर कार्यालय से आती है। अभी सी टीम लगाई जाएगी, सी यानी ओवैसी। तो सारी कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव का ध्रुवीकरण हो। लेकिन जो नकारापन है, जो निकम्मापन है, जो सरकार की कार्यशैली है, जिससे आज गुजरात पीछे हो गया, जो गांधी के नाम से जाना जाता था, आज किसके नाम से जाना जाता है? साहब अडानी के पोर्ट पे 6000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, 600 किलो गांजा पकड़ा गया। इस तरीके अंशु जी, कई सवाल आपसे पूछे आपने अपने अंशु जी कई सवाल आपने पूछे, आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कोसा है। एसएन जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। उपचुनाव हो रहा है लेकिन कांग्रेस सिर्फ आपको कोसने का काम कर रही है। कोस नहीं, सच्चाई है ये सच्चाई। हम कोस नहीं रहे, हम तो भाजपा के अपने साथी से एक अनुरोध करेंगे। उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी इससे पहले कि अभी बोलते रहेंगे, या तो इनको चुप कराइए, प्रधानमंत्री जी इससे पहले मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहने के दौरान और अभी 8 साल से वो प्रधानमंत्री है, 7 साल से। अंशु जी एक बार सुन लीजिए, अंशु जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए अंशु जी, अंशु जी आपका जवाब हो चुका है, एक बार सुन लीजिए एसएन जी को। उनका पहला रिएक्शन भी नहीं हो पाया अभी तक। अंशु जी, उनका पहला रिएक्शन भी नहीं हो पाया, एक बार सुन लीजिए, उनका पहला रिएक्शन भी नहीं हो पाया। नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया हो, ऐसा गुजरात में क्या हुआ? अंशु जी को ये बताइए कि पब्लिक को गाली देने का कार्य क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र है, पूरा देश लोकतंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है और सब जगह मतदान हुए। मतदान में जनता ने इनको नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं नकारा। हम तो मानते ही है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, लेकिन जनता ने कहा कि वो कोई पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। देखिए अंशु जी, आप सुनते जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए ना, आप तसल्ली बस सुनिए तो भाई। इनको शांत कराइए भाई, इनको शांत कराइए, इनको अंशु जी सुन लीजिए, अंशु जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपसे सवाल था, आपने जवाब दे दिया। अंशु जी सुन लीजिए, पंजाब में इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी बहस बाद और में हो वहाँ की जाएगी। जनता ने भी इनको उनका पहला नकार दिया, रिएक्शन भी अभी पूरे तक देश नहीं में हो पाया। नकार दिया। उपचुनाव को क्योंकि लेकर आपसे 70 सवाल साल किया में था, जो आपने है सिर्फ और सिर्फ नकारने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया।
अरे भाई अंशु जी, बताइए ना आप आप। सुनेंगे या तो आप ही बोलेंगे? प्रधानमंत्री रहे, कोई नई यूनिवर्सिटी बना भाई इनके ऑडियो को आप डाउन कर सकती हैं? अंशु जी सुन लीजिए, फिर आपकी इनके आवाज ऑडियो बंद को आप करनी डाउन पड़ेगी, कर उनकी बात नहीं पाएंगी? सुनेंगे, उससे आप कोई अपने फायदा ऑडियो नहीं को है। डाउन कर आप बोलने पाएंगी? नहीं दे रहे उनको, इनका झूठ क्योंकि कौन सुनेगा? दो मेहमान और भी हैं यहाँ भाई पर। अंशु देखिए, जी आपके आप अलावा यहाँ पर सच्चाई दो मेहमान कौन और भी सुनेगा? बैठे हैं, उनको सुन राजस्थान लीजिए पहले एक बार। बलात्कार की घटनाओं में नंबर 1। आज गुजरात में चुनाव हो रहा, गुजरात में न प्रियंका गांधी गई, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी सब गए। जाएंगे, झूठ चिंता कौन मत बोल रहा है? करिए। जनता के पास जनता आपको वही कह रहे पाने जा हैं, रही नहीं है। वही कह रहे हैं कि जनता से जनता आपने सुनेगी फिर क्यों सरकार है, आपकी? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये चले ये जाएंगे जनता तो की आपको सरकार हवा चल में रही है, उड़ जनता शहंशाह है, आपको भारतीय कौन जनता सुनने वाला पार्टी है? का सुपड़ा जो साफ हिंदुओं हो को चुका गाली है। देगा, कोई जो हिंदुओं को पता आतंकवादी चलती कहेगा, जो राम जन्मभूमि को लेकर नहीं अपशब्द चलने वाला कहेगा, फर्जी चीजें जो आपकी। जो सुनिए, ये सब जो भगवान राम फर्जिफिकेशन नहीं धारावाहिक चलेगा, अगर जनता दिखाया जानना जाता चाहती है है उसके लिए भी कि कोई 8 आपने नया वकील मेडिकल खड़ा कॉलेज करेगा, क्यों नहीं बनाया? और जो कोई आपने नई सिखों का यूनिवर्सिटी कत्ल क्यों करा नहीं बनाई? देगा, जनता देश में ये जानना इमरजेंसी चाहती है। लागू करा ये देगा, सब आपका 26 लफाजी की नहीं घटना चलेगा। होगी तो ये तुष्टिकरण लफाजी से की काम राजनीति नहीं करेगा, बनेगा, देश ध्यान में रखना। 2 कानून ले आ जनता देगा, जानना उसको चाहती कौन है कि सुनेगा? भाई आपने अंशु जी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल आपको क्यों नहीं गलती बनवाए? नहीं करनी चाहिए। लोगों को अंशु जी, ये शिक्षा गलती क्यों नहीं किसने दी? किया? आपकी अंशु सरकार जी, आप आपकी अपने आवाज पूर्वजों साफ को नहीं आ पा मदद रही है, करना आपकी चाहिए आवाज कि साफ आप नहीं आ पा रही है, उनको बेरोजगारी बोलने मत दीजिए। करिए, आप एक देश में 2 संविधान, 2 विधान की व्यवस्था मत करिए। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी को चाहिए कि इस तरह से प्रेम मत करे, प्रेम के कारण ही देश को चौपट कर दीजिए। आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही ठीक है। है, एहसन जी अगला चिदम्बरम सवाल साहब सुनिए, कह रहे हैं ठीक कि है, हम ठीक है, आएंगे तो एहसन जी अगला 370 सवाल ले आ सुनिए, देंगे। मैनपुरी आपको और तकलीफ रामपुर हो को रही है, लेकर, आपको ठीक है। क्यों तकलीफ हो रही है? जनता ने आपको नकारा अंशु जी दिया। आपकी आवाज नकारे साफ तो आपको नहीं आ पा रही नकारेगा है। ही। एहसन जी अगला नकारने के सवाल अलावा सुनिए, आपके पास मैनपुरी है और क्या? रामपुर को राजन जी, लेकर, ठीक है, मैनपुरी और इनको रामपुर कहाँ को से लेकर ले सवाल आए आप सुनिए पकड़ एहसन पकड़ जी, के बेचारे क्योंकि मुंह पर क्योंकि जवाब नहीं समाजवादी दे पार्टी का पाते। कहना है, एहसन जी सुन लीजिए पहले, सुन आप लीजिए, देख रही हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी आदमी का को कहना है पकड़ कि के ले आई हैं। प्रधानमंत्री को भेज दो या फिर बीजेपी के किसी काजल भी जी, नेता को ऐसे भेज दो, मत लाया मैनपुरी या फिर इनको कुछ रामपुर जवाब में। ही नहीं पता, इनको गुजरात के बारे में नहीं देखिए, पता। ऐसे आदमी को आप बैठाएंगे आप बताइए, जिसको इनको बात ही गुजरात नहीं के बारे सुननी में है, जो कोई इतना जानकारी नहीं विद्वान और है, चैनल पर बैठ जिसके के बारे में दिखाता कोई है। जानकारी ही नहीं है, जो उपचुनाव में भाग बताइए। जाते हैं। अभी गोला गोकर्णनाथ में चुनाव हुआ, जनता के बीच में ही नहीं गए, अब देखिए, क्योंकि इनको गुजरात तो में राहुल गोला जी चल के रहा आगे है। पीछे अभी गोला घूमना से है। पाकिस्तान भाई, चले जाएंगे। नहीं, मैं वही पाकिस्तान बता से रहे हैं, ये तुरंत आपको ब्रिटेन तकलीफ क्यों हो रही है? भाई, पहुंचेंगे, क्योंकि ब्रिटेन से इनका हमारी दोस्ती अच्छाई बहुत पे तगड़ी है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारी अच्छाई पे आप तो बोलने ही नहीं दे रहे, आप तो सुनना भी नहीं चाहते हैं। सच क्यों स्वीकारेंगे? क्योंकि हिंदू आतंकवादी होते हैं, भगवान राम तो होते ही नहीं है। मंदिर बनेगा तो 8 वकील खड़ा कर देंगे, ठीक है, मुस्लिम एहसन जी, तुष्टीकरण की ठीक है, राजनीति ठीक है, करेंगे। एहसन जी। आपको मैं तो कह रहा हूं कि आप देखिए, आइए उत्तर प्रदेश में तो बहुत वर्षों तक आपने राज किया। आप तो गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग थे। आप तो गरीबी मिटाने का नारा 60-70 साल दिए, लेकिन आपने गरीबों के लिए दिया क्या? आपने तो 2 कानून दिया कि जो एक धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 66 महीने से चल रही है। कभी कर्फ्यू लगा हो तो बता दीजिए, सभी धर्मों के लिए एक समान कार्य हो रहा है। वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लग रही है, गोरखपुर में खाद का कारखाना चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, तमाम हवाई सेवाएं। इस तरह से विकास के कार्य करके जनता का भरोसा जीतकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई, और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास बदलते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद बरसाया। और अब भी हम जनता के सामने जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं, जनविश्वास यात्रा निकालते हैं और बताते हैं कि हम किस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं, कैसे जनता को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि तुष्टीकरण के लिए कार्य करें। आप देखिए, बिना भेदभाव के सबके साथ एक समान कार्य होता है। आज जिस तरह से आप सबको बेहुदा और पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप पे कार्रवाई नहीं करेगी, ना आप पे इमरजेंसी लगाएगी, क्योंकि यही जनता की सरकार है कि आप अपनी बातों को अच्छी तरह से अंशु कहिए, गुजरात हो, हिमाचल हो या कहीं पे भी हो, आप सिमटते चलेंगे। आप तो राष्ट्रीय पार्टी थे, आप तो राष्ट्रीय पार्टी थे, लेकिन आप बोले आप सुनिए। अरे भाई, एंकर सवाल पूछेंगे कि आप पूछेंगे? एंकर सवाल पूछेंगे कि आप? भाई, आपने एंकरिंग कर ली है क्या? एंकरिंग कर ली है क्या? रामपुर को लेकर जवाब दीजिए। एहसन जी, कितने आश्वस्त मैनपुरी और रामपुर को लेकर? देखिए, मैनपुरी और रामपुर को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अंशु जी, आते हो आपके पास। अंशु जी, जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। आजमगढ़ एक किला था और रामपुर एक किला था, दोनों किला ढह गया। मुझे लगता है कि जो बचा हुआ किला है मैनपुरी का, वो भी ढहने वाला है, क्योंकि ये विकास का चुनाव है। और जो विकास का पहिया है वो किसके हाथ में है?
वो सरकार के हाथ में है। प्रदेश की जनता नवीन विकास दुबे के जी, साथ उनका चल रही है। कहना है ये वो विकास जन का विकास चुनाव है, विकास ये विकास का चुनाव है। जवाब दीजिए। इसका जवाब दो। इधर उधर की बात मत करिए, ताकि काफिला क्यों रह लूटा। इनकी बात को और स्पष्ट कर देता हूं, उनको और ज्यादा ठीक है, साफ कर करिए, देता हूं। स्पष्ट करिए, उनकी बात को स्पष्ट करिए आप। एसएन सिंह जी, जो वंदे भारत का विकास दिखाई दे रहा है, उस विकास के पहिया से टकरा रही है गैया है, और वंदे भारत कर रही है दैया दैया। आप बात समझिए, ये आपका विकास है। मोरबी में पुल गिरता है, ये आपका विकास है। सड़कों पर गड्ढे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होता है, 15 फीट का गड्ढा वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हो जाता है, हर जगह गड्ढे हो जाते हैं। स्नान ये करने आपका वालों की विकास है। संख्या और बढ़ सुन गई लीजिए, है। अरे सुन आज किस तरह से नकली हिंदुओं की संख्या बढ़ गई है, किस तरह से लोग आज भगवान के मंदिर में जाके और ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं, इसकी संख्या बढ़ गई है। यही तो विकास के खाते हैं। भाई आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। अरे नवीन तुम्हें बोल रहा हूँ, एसएन जी सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी बड़े अच्छे विकास पुरुष हैं, उनके विकास पुरुष का कोई एक ऐसी इमारत का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर आज की तारीख में जनता उत्तर प्रदेश की गर्व कर ले। कोई ऐसा पार्क बता दीजिए जिसपे जनता गर्व कर ले। कोई ऐसा एक्सप्रेस वे बता दीजिए जिसपे जहाज उतरने की क्षमता हो, उस पर जनता गर्व कर ले। कोई रोजगार का ऐसा सृजनात्मक कार्य पिछले साढ़े 6 साल में किया हो जिस पर जनता गर्व कर ले। कौन सी ऐसी योजना आपकी आई है जिससे छात्रों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, छात्राओं को, बुजुर्गों को लाभ मिला हो, वो बता दीजिए। आपके पास अब गिरा दूं आपको, आप गिनेंगे? ठीक है, अभी एक मिनट एसएन जी रुक जाइए, बात पूरी करने दीजिए उनको। जिस लोक भवन में मैं बता रहा हूँ, जिस लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, क्योंकि हम डेवलपमेंट जानते थे। आपके पास एक ब्लूप्रिंट अगर किसी योजना का आपका है, आप साझा कर लीजिए भाई साहब, सलाम करूंगा आपको, और उसके बाद कभी आपके सामने डिबेट में नहीं बैठूंगा। ठीक है, ठीक है, आप कोई ठीक है नवीन जी, ठीक है, ठीक है नवीन जी, ठीक है, आपके पास। ओके नवीन जी, ठीक है। अंशु जी, आपसे मेरा सवाल होगा, देखिए वो हर जगह विकास लेकर जाएंगे, आप क्या लेकर जाएंगे? जवाब दीजिए। कौन विकास लेकर जाएगा? बीजेपी का कहना है कि हम हर जगह विकास लेकर जाएंगे, विकास की बातें करते हैं, जितने वादे करते हैं वो हम निभाते हैं और हम उसी के आधार पर जीतेंगे। बोलिए। देखिए, आप तो देखती होंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर 5-6 शब्द ना बोले, उनके प्रवक्ता ना बोले, तो डिबेट में वो बोल नहीं पाते। कुछ उनके पास 2 शब्द नहीं होते। आप बीच में किसी को बोलने ही नहीं देंगे, आप तो सुनेंगे नहीं। आप इतने बड़े विद्वान हो गए सुन लीजिए एसएन हैं, जी, सारी सुन लीजिए, विद्वता आपके पास है। अरे भाई, ये तो बीच में बोलेंगे, ठीक है, बोलना पड़ेगा ना, इनको बीच में बोलना पड़ेगा। क्यों नंबर आएगा? इनको बतलाना पड़ेगा कि आपको ही अकेले नहीं वोट आता है। प्रदेश की जनता ने आपको नकारा, देश की जनता ने आपको नकारा, आपको स्वीकार कौन रहा है? आप बताइए, आपकी सरकार दिल्ली में थे, आपके हाथ से चली गई, आपकी सरकार पंजाब में थी, आपकी सरकार चली गई। भाई इनको भी तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। उनकी बात सुन लीजिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए, सवाल आपसे नहीं है, उनकी बात सुनिए। आप देखिए कैसी कैसी भाषा इनको डिबेट कंट्रोल किसी करिए। को दुष्ट बोलेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, कैसी भाषा का एसएन जी, प्रयोग उनकी करते बात हैं सुन कांग्रेस लीजिए। के चुप प्रवक्ता। हो जाओ। अरे चुप करो। मैंने पहले अंशु जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, जरा भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। ये क्या तौर तरीका? मैंने पहले ही कहा कि जनता के मुद्दों पर सबसे ज्यादा अगर कोई सत्ता में रहकर काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर जनता के मुद्दों पर सबसे ज्यादा कोई सड़क पर लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी है। हम तो अभी भी आपकी ओपनिंग रिमार्क में, डिबेट में मैंने यही अनुरोध किया कि भाजपा के साथी सिर्फ ये बात बता दें कि मुख्यमंत्री रहे इतने दिन श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी प्रधानमंत्री हैं वो। आखिर गुजरात को एक नया मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी अगर कोई खोली हो तो बता दें। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 31% गुजरात में क्यों है? गुजरात जो गांधी के नाम से जाना जाता था, आज वो ड्रग्स का अड्डा क्यों बन गया है? इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 107 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। और आपको बता दूं, 22 से ज्यादा पेपर लीक हो गए गुजरात में, एक नौकरी नहीं दे पाए। क्या बात करेंगे ये चैनलों पर बैठकर सिर्फ बात कर, अगर इन्होंने काम किया होता तो गुजरात की जनता इनको भगाती नहीं। आज इनके प्रत्याशियों को, इनके नेताओं को गुजरात में गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 7 से ज्यादा आदिवासी संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। ये गुजरात के युवाओं को जिस तरीके से चरस पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, कहां ले जाना चाहते गुजरात को? इन्होंने गुजरात को डुबोने का काम किया। अब गुजरात की जनता इनको डुबोने का काम करेगी। गुजरात की जनता ने इन पर भरोसा किया था, लेकिन क्या मिला उन्हें? नहीं मिला कुछ। अगर मिला होता तो प्रधानमंत्री जी टेंट लगाकर स्कूल नहीं चलाते।
जिस स्कूल में वो बैठ कर नाटक कर रहे थे वो टेंट लगाया गया था। कोई नया स्कूल बनवाया होता तो क्यों टेंट लगाना पड़ता है स्कूल के लिए? तो सच्चाई सभी को पता है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, श्री राहुल गांधी जी लगातार जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। इन्होंने खूब मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब जब इनको सवाल नहीं सूझ रहा तो टेंट लगाकर स्कूल का नाटक दिखाना पड़ रहा है। अरे सभी को ये बात पता है। और आज मैं बता दूं, जनता के मुद्दों पर बीजेपी को आना पड़ेगा। ये धर्म की चाशनी से विकास नहीं होने वाला। और विकास की जो बात है, ना तो गुजरात का विकास कर पाए, ना अपने घर का विकास कर पाए। जो घर नहीं संभाल सकता गुजरात क्या संभालेगा जी? जो घर में विकास नहीं पैदा हुआ तो गुजरात में विकास। ठीक है अंशु जी, आपका जवाब ले लेते हैं। आपका जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल। एसएन जी जवाब दीजिए। विकास की बात आप करते हैं और वो कह रहे हैं जो घर का विकास नहीं कर सकता वो गुजरात का विकास क्या करेगा? और जनता के मुद्दों पर जरा आइए। देखिए, जशोदाबेन जी को भी जवाब देना पड़ेगा। G29 इनका बना था और उन लोगों ने ही कहा कि राहुल गांधी जी कोई नेता नहीं है। G29 के नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी जी को स्वीकारता कौन है? उनकी अस्वीकारता के नाते उसमें विद्रोह होता और ये कहा जाता है कि दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के किसी तरह से खाना पूर्ति की जाएगी। अब आइए ड्रग्स का मैटर को, अफ्रीका देशों के अलावा अगर सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी कहीं पे होती थी तो पंजाब में होता था और जहाँ पे इनका शासन था। और सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म की ठीक है एसएन जी, बहुत शुक्रिया। आपका समय की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया। अंशु जी आपका भी शुक्रिया। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है। क्योंकि अब देखना होगा कि सपा मैनपुरी सीट पर किसे प्रत्याशी बनाती है। साथ ही सपा के लिए रामपुर की सीट को बरकरार रखने की चुनौती होगी। राजस्थान की जो राजनीति है काफी उथल पुथल वहां पर है। सरदार शहर की सीट बहुत कुछ संकेत देती है और इसी तरह बिहार की एक सीट पर भी खासी सियासत है। ये उपचुनाव लोकसभा के लिए सेमीफाइनल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका अपना महत्व बहुत है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।